क्वेश्चन कर रहे थे, किस टॉपिक पे था? सेंटर ऑफ मास खत्म होने वाला था। अच्छा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो दिए थे क्या था बस दिखाओ। अच्छा बोर्ड बोर्ड बोर्ड, ठीक है ठीक है। सुनिए, बोर्ड पे मासेस दिए गए थे, मासेस कंसीडर किए थे कितने, और आदमी का भी था। अच्छा आदमी के नहीं था, इस पे आदमी एक था या दो था? चलो बताओ, एक था। कितना लेंथ था इसका? 10 मीटर का बोर्ड था। एक ही सीन पे एक आदमी खड़ा होगा, यही होगा। ठीक है चलो मान लेते हैं एक लड़का है, टोटल 100 kg का। एक चीज़ उसमें सही कर लो, इसका भी मास ले लो। कुछ नहीं लिए हो? टोटल लेके हुआ होगा, ठीक है। टोटल लिया होगा तो चीज़ें दिक्कत करेगी, क्योंकि इसका मास हमें अगर कंसीडर नहीं किया तो फिर इसका मास निकालना पड़ेगा। बट ठीक है चलो कोई नहीं, अभी एक बार ट्राई करते, नहीं होगा तो कुछ कंसीडर कर लिया जाएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ध्यान से सुनिए, जो उस दिन नहीं प्रेजेंट थे। हमारे पास एक बोट है, इस बोट का मास 100 kg है, और 100 kg के मास पे जो 10 मीटर का बोट है, इस पे एक बंदा खड़ा है राम, जो कि कॉर्नर एक इन मतलब ए है, एंड ए पे खड़ा है। जब कुछ समय बीता तो ये अभी रेस्ट पे था, पूरा नाव रुका हुआ है, आदमी भी रुका हुआ है। जैसे टाइम बीता तो ये बंदा चलते हुए धीरे से इस कॉर्नर पे आके खड़ा हो गया। जैसे ये इधर से इधर जाएगा तो बोट डिस्प्लेस कर जाएगा, जिधर वो चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट पीछे की तरफ मूव करेगा। तो जब मूव करेगा तो हमसे पूछा है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा, वो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कितना चेंज हो रहा है, या सेंटर ऑफ मास में अगर चेंज पूछ रहा है तो या हमसे बोल दे कि नाव कितना डिस्प्लेस कर गया। मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए। मैंने बोला आपको बताइए कि सेंटर ऑफ मास DRCM, ठीक है, ये कितना होगा। मैंने आपसे पूछ लिया VCM, ये कितना होगा। मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए नाव कितना डिस्प्लेस करेगा, मान लेते हैं वो X डिस्प्लेसमेंट है नाव, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन पूछ लिए। तो पहले ध्यान से सुनो, इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि सर इस पे लगने वाले F नेट की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट पे है, बॉडी किस पे है, रेस्ट पे। रेस्ट पे देखो पहले सब रुका हुआ था, तो जाहिर सी बात है कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा। फोर्स नहीं लग रहा होगा तो F नेट क्या होगा, 0। F नेट सर 0 होता है तो ACM भी क्या हो जाता है, 0। ACM 0 होता है तो सर VCM क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो VCM कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, थोड़ा ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर पहले ये रेस्ट पे था तो इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रही होगी, क्योंकि रेस्ट पे तो इनिशियली वेलोसिटी ही 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या रही होगी, 0। तो बाद में भी कितनी रहेगी, 0। तो क्या इसका आंसर मिल गया, कितना मिला, 0। अच्छा एक चीज़ ये हो गया। अब दूसरी चीज़ ये देखो, ये बंदा इनिशियली रेस्ट पे था, और जब ये पोजीशन चेंज किया, यहाँ से यहाँ गया होगा, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज होगा नहीं। सेंटर ऑफ मास में तब चेंज होता है जब कहीं कुछ ऐसी चीज़ें उस पर बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो जाता है ना, सेंटर ऑफ मास तो चेंज तभी होगा। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज ही नहीं होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, 0। मतलब क्या यही क्वेश्चन का बस आंसर निकालना पड़ेगा, ये नाव कितना डिस्प्लेस करेगी, ठीक है। अच्छा अब तुम्हें पता है एक फॉर्मूला, सर DRCM इज इक्वल टू M1 DR1 प्लस M2 DR2 अपॉन में M1 प्लस M2, यही होता है। और x एक्सिस का है तो इसको चाहे तो x1 x2 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये DXCM हो जाएगा ना। अब तो ये इधर जाके, क्योंकि ये तो 0 है ना, अरे RCM में कोई चेंज नहीं है, तो क्या ये 0 हो जाएगा। तो सर M1 DX1 प्लस M2 DX2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, यही बात मैं बोल रहा था। मैंने आपको टोटल मास दे दिया, एक मास अगर ये M1 है तो ये दूसरा मास क्या M2 लेना पड़ेगा ना नाव का, तो M1 भी नहीं दिया है, 2 अननोन क्वांटिटी हो गई, तो M1 निकालना पड़ेगा। अब सर कैसे निकालेंगे, तो या तो M के टर्म में ही आंसर आएगा,
समझ गए, इसका कुछ मास रहा होगा तो m के टर्म में या तो आंसर आएगा, तो m के टर्म में ही चलो लिख देते हैं, क्योंकि अब दिए नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर m के टर्म में ही बताते हैं। और अगर m के टर्म में नहीं है तो कुछ मान लो इसको, या क्वेश्चन में बढ़ा लेते हैं, मान लेते हैं ये 100 kg का है तो मान लेते हैं 20 kg का रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा परफेक्ट आंसर देखेंगे तो हमें डायरेक्शन का भी नॉलेज हो जाएगा। अब हमने माना क्या, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये नाव, ये बंदा इधर चल रहा है, v वेलोसिटी से आगे कुछ बढ़ा होगा, तो क्या नाव इधर चली होगी, कितनी चली होगी, x। तो इधर के डायरेक्शन को प्लस और इधर के डायरेक्शन को क्या लेंगे, माइनस, क्योंकि x पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, ध्यान देना इस बात का। तो पहले का मास कितने केजी का है, 20। ये कितना चला, कितना चला, नहीं ध्यान से देखो, ये चल रहा है 10 मीटर इधर, तो नाव x मीटर इधर चलेगी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है बंदा कितना किया, 10 माइनस x। यही बात समझना था, समझ गए हो। अरे ये 10 मीटर तो यहाँ तक आएगा दूसरे कॉर्नर पे, मगर आएगा तो धीरे धीरे नाव भी तो पीछे जा रही होगी, धीरे धीरे नाव भी पीछे चल रही होगी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 चला, मगर x नाव पीछे चली गई, तो 10 माइनस x। अच्छा, प्लस m2, m2 मतलब मास कितने केजी का, 100, और नाव तो बस इधर ही चल रही है, नाव का है ना, तो नाव तो बस इधर ही चल रही, तो माइनस में x इज इक्वल टू 0। क्या सॉल्व किया जा सकता है, ये कितना हो जाएगा, 200 माइनस 20x माइनस में 100x इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 200 इधर छोड़ दें और ये माइनस 120x हो जाएगा, क्या ये 200 है, इज इक्वल टू 0, इधर चला जाएगा, देन 200 इज इक्वल टू 120x, 0 से 0 कट गया, देन x इज इक्वल टू 20/12, 12 से कटेगा तो 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, 12 25 60, 1.6 समथिंग जाएगा, जाएगा ना। देन x की वैल्यू 1.6 समथिंग मीटर आ रही है, मीटर में है। अब ये पॉजिटिव आ रही है, ध्यान देना, पॉजिटिव आने का मतलब तुमने x का डायरेक्शन इधर माना है और ये पॉजिटिव आ रही है, तो क्या ये प्लस में मतलब इधर आ रही है, तो x में इधर प्लस आ रही है, तो इसका मतलब डायरेक्शन सही है ना, हमारा हमने जो माना है वो सही है। ये तो जाहिर सी बात है, अगर मान लो कोई बंदा इधर डायरेक्शन मानता तो इसका आंसर निगेटिव आता, क्योंकि एग्जैक्टली नाव तो पीछे चल रही होती ना, तो इसके डायरेक्शन को क्या लेते हैं, माइनस, तो उसका आंसर माइनस आना चाहिए था। तो हमने तो ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में मान लिया है, तो इस डायरेक्शन में माना तो हमारा आंसर भी क्या आ गया, पॉजिटिव। मतलब इस डायरेक्शन में कितने मीटर चली मेरी नाव, 1.6 मीटर। बस क्वेश्चन में ये चीज़ चेंज कर लेना, m1 कितने केजी का है, 20 केजी का। चलो एक क्वेश्चन बस फटाक से आंसर बता दो इसी का। सपोज दैट एक हमारे पास बलून है और ये है 20 केजी का, और इसकी रस्सी पे कोई बंदा है, कुछ भी है, मान लेते हैं एक बंदा है, इसको पकड़ के चढ़ रहा है एक बंदा, इस बलून को एक बंदा पकड़ के ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और ये बलून फाइनली रेस्ट पे है, बंदा भी रेस्ट पे है। इसके मास को हम दे देते हैं, ये m1 है और ये m2 है, 5 केजी के। कितना है m2, 5 केजी का। ये रस्सी है, यहाँ से पकड़ के चढ़ रहा है, और ये कितने मीटर का है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दे दिया है 5 मीटर का है। हमसे पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून व्हेन मैन move towards the balloon from A to B लिख लेते हैं, from A to B, ये ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब A पॉइंट से वो कहाँ पॉइंट तक पहुँच रहा है, B पॉइंट, बलून की तरफ चल रहा है from A to B, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बलून व्हेन मैन मूव टूवर्ड्स द बलून, मैन बलून की तरफ मूव कर रहा है, और हमसे पूछा है एक नीचे ब्रैकेट में भी लिखा है कि फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी, मतलब टोटल लेंथ जो है उसका ए से बी तक का दिया है, कितने मीटर का है, 5 मीटर का, ठीक है। तो ए से बी बंदा चढ़ रहा है बलून पकड़, ठीक है।
ऐसे एक जेई का क्वेश्चन था, एक बलून है या वो क्या कहते हैं, एयर बलून है, और उसमें एक बनाना रखा था और उसकी रस्सी को पकड़ के बंदर चढ़ रहा था। सेम वही कहानी है, वैसी चीज़ को मैंने बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। वही क्वेश्चन है, डिट्टो, पूरी कहानी वही है, बस उसने पूछा है कि बलून कितना नीचे आएगा जब मंकी ऊपर जाएगा। बताइए, आ जाएगा आंसर? आ गया होगा, बहुत आसान है। क्या क्या चीज़ें चेंज होगी इसमें? कुछ चेंज होगा सर? डीसीएम चेंज होगा? नहीं, इनिशियली बॉडी क्या है, रेस्ट पे। भाई हमने कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया, पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, तो क्या इसमें डीसीएम मतलब ऐसे लिख सकते हैं DRCM, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। सर VRCM भी कितना होगा? VCM ये भी कितना होगा? 0। ठीक है, अच्छा अब निकालते हैं 6.4। ठीक है, चलो फॉर्मूला भी तुमने देखा ना, ये वाई एक्सिस का है, तो क्या हम इसमें वाई एक्सिस का लिखेंगे? DYCM सर कितना होगा? M1 DY1 प्लस M2 DY2 अपॉन में M1 प्लस M2। सर DYCM में कोई चेंज नहीं है तो 0 है, इधर आके 0 हो जाएगा, तो M1 DY1 प्लस M2 DY2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये नीचे की तरफ आ रहा है ना? अरे नीचे आ रहा है, बलून नीचे आएगा, बंदर ऊपर जाएगा, तो बलून कितना नीचे आएगा? अब बंदा कितना ऊपर जा रहा है? A से B, मतलब कितना मीटर? 5 मीटर। तो थोड़ा ध्यान से देखो, बंदे ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया और बलून ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ये तो पता चल गया तुम्हें। बलून x नीचे आएगा और बंदा 5 मीटर ऊपर चढ़ेगा, तब तक बलून भी तो नीचे आ रहा होगा, तो क्या 5 माइनस x हो जाएगा? समझ रहे हो? तो चलो हम M1 बंदे को मानते हैं, उल्टा लिख दिया हूँ इसमें, इसको M1 M2 देख लेना अपने हिसाब से। मैं M1 चलो इसी को लिख लेता हूँ। M1 कितना है बोलना? 20, और DY1 वो कितना नीचे आएगा? नीचे है, तो क्या माइनस लेंगे? ध्यान देना, प्लस M2 कितना है? 5, और कितना ये होगा? 5 माइनस x, नेट डिस्प्लेसमेंट। अरे ऊपर प्लस में, ये प्लस में, और ये x नीचे, तो माइनस में ही होगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट। देन कितना हो जाएगा? माइनस, ये इधर 0 चल रहा है, -20x, -20x 0 इधर कर लो चलो, प्लस 25 माइनस 5x, यही होगा ना, इज इक्वल टू 0। 20 और 5 प्लस 25 इज इक्वल टू 0, देन -25 25, देन माइनस से माइनस कैंसिल, देन x इज इक्वल टू क्या? 1 मीटर। 1 मीटर बलून नीचे आएगा, और x का डायरेक्शन हमने माना है, तो इसीलिए प्लस में आ रहा है। समझ रहे हो? अच्छा मान लो कोई बंदा ऊपर मान लेता, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करके आपको बता रहा हूँ, आप सही है वो लिख लेना। मान लो तुमने डायरेक्शन इधर सपोज कर लिया x, तो तुम्हारा आंसर निगेटिव आना चाहिए। चेक करते हैं, देखते हैं। सर M1 x1, तो M1 कितना है? 20, और ये ऊपर जा रहा है, तो क्या प्लस में हो जाएगा? तो क्या 20x हो गया प्लस। सर ये मास कितना है? 5, और ये भी देखिए ऊपर जा रहा है तो प्लस, और ये भी ऊपर माने हो, तो क्या 5 प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो क्या 20x प्लस 5 5 जा 25 प्लस 5x, यही होगा ना? 20 और 5 25, 25x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, देन 25x इज इक्वल टू माइनस, देन x इज इक्वल टू क्या? -1 मीटर आ रहा है, मतलब हमने डायरेक्शन गलत माना है, माइनस मतलब नीचे आना चाहिए था, तो हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ठीक है, तुम ऐसा नहीं कि गलत मानोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, आंसर वही आएगा, बस प्लस माइनस का खेल चेंज होगा। प्लस मतलब ऊपर है, माइनस मतलब नीचे, और इसमें लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए, बस आगे चलते हैं, हम सीधे चलेंगे अब। रोटेशनल मोशन तो पढ़ चुके हो ना तुम लोग? अरे वो ये सब मोशन के 3 इक्वेशन पढ़े हो ना, रोटेशनल के फॉर्म में? रोटेशनल के फॉर्म में पढ़े हो ना? कंफर्म हो? देखो उधर नहीं, इधर यस, याद कर लो भाई, क्योंकि मुझे आगे वही पढ़ाना है, नहीं होगा तो मैं सीधे टॉर्क पे चलूँगा। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन करा दूंगा, मैं उस पर ज़्यादा बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा, मैं टॉर्क ही पढ़ाऊँगा।
अभी याद आ जाएगा पढ़े होगे तो, बट ठीक है। लो बताओ इसका आंसर, दो बंदे खड़े कर दिए, राम और श्याम। 10 मीटर का नाव है, नाव है 100 केजी का, एक है 40 केजी का, एक है 60 केजी का। क्वेश्चन लिख रहा हूं। बोथ आर मूव towards the center of mass, towards the center of mass, then how much boat displace? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। बोथ आर मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, देन हाउ मच बोट डिस्प्लेस। दोनों सेंटर ऑफ मास की तरफ मूव कर रहे हैं। इस नाव का जो भी सेंटर ऑफ मास रहा होगा वहाँ मूव कर रहे हैं। तो हमसे पूछा कि बताइए नाव कितना डिस्प्लेस करेगा। बता सकते हैं बहुत आसानी से। हो गया, बताओ आंसर आया। नहीं है, इतना समय लग गया। देखो 40 केजी है और 60 केजी है। पहले तो इनका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं। सर 10 मीटर है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 10 मीटर है तो पहली बात तो इनका सेंटर ऑफ मास, अभी एक बात बताओ क्या चेंज हो रहा है? सेंटर ऑफ मास 2 मीटर, ठीक है, से चेक करते हैं। 10 मीटर है ये टोटल लेंथ। ये बंदा चल के आ रहा है तो ये भी बीच में आएगा और ये भी बीच में आएगा ना, होगा। दोनों चलेंगे तो इक्वल डिस्टेंस ना, सेंटर ऑफ मास पे आने दोनों को। तो सेंटर ऑफ मास में तो क्या दोनों इक्वल डिस्टेंस ही चलेंगे, समझ गए? तो 10 मीटर है तो इसको 5 मीटर और इसको भी कितना चलना पड़ेगा, क्योंकि नाव के सेंटर ऑफ मास पे आ रहे हैं दोनों। उन बंदों का वेट क्या है उससे हमें क्या लेना देना है? अब तुम्हारे हिसाब से तुम्हें लग रहा होगा सर इधर भारी है, यही लगा ना, इधर ये बंदा क्या है भारी है और इधर ये क्या है हल्का। तो सर ये भारी है तो इधर ज़्यादा होगा तो इसको कम चलना पड़ेगा, इसको ज़्यादा। यही गड़बड़ी होगी। मैंने बोला सेंटर ऑफ मास किस पे आ रहा है, बोथ मूव द टूवर्ड द सेंटर ऑफ मास एंड हाउ मच। तो सेंटर ऑफ मास केवल हम इनका लेते हैं, नाव का, इनसे हमें लेना देना नहीं है। तो भाई जब ये यहाँ पे आएगा इतना और ये यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब इसको भी कितना चलना पड़ेगा और इसको भी कितना चलना पड़ेगा, 5। अब देखो, अब मुद्दा फंस गया कि नाव किधर चलेगी सर, क्योंकि 5 एक इधर आया 5 इधर आया तो नाव या तो उधर मान लो चली होगी या तो इधर। वो तो अपने हिसाब से मानोगे, x प्लस आएगा तो इधर, सॉरी इधर, और माइनस आएगा तो इधर। तो हम मान लेते हैं जैसे पहले मानते थे कि नाव मान लेते हैं x इधर चली है, ठीक है, मैंने मान लिया। अब x इधर माना है, अगर मेरा प्लस में आ गया तो मैंने सही माना है, गलत माना होगा तो माइनस में आएगा। क्लियर है? चलिए अब निकालते हैं। पहले हम बताइए क्या लिखेंगे, DRCM इज इक्वल टू M1 DR1 प्लस M2
प्लस 3 है ना मास अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्या सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है? नहीं, सेंटर ऑफ मास थोड़े चेंज हो रहा है, तो क्या जीरो हो गया? तो ओनली क्या बचेगा सर? m1 dr1 प्लस m2 dr2 प्लस m3 dr3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। m1 की वैल्यू कितनी है? किसी को मान लो, चलो इसको मान दो 40। क्या ये इधर चल रहा है? 5 और ना उस समय इधर चल रही है, तो कितना? 5 माइनस x प्लस m2 इस बंदे को मान लो कितने केजी का है? 60। देखो ध्यान से, ये इधर चल रहा है और नाव भी इधर चल रही है, तो 5 प्लस x हो जाएगा प्लस m3 100 और नाव किधर चल रही है? बस इधर चल रही है सर, x इज इक्वल टू 0। क्या सॉल्व कर लोगे? 200 नहीं 120 चार, क्या कर रहे हैं? 200 ही सही था। 40x 300 सही है ना? देखते रहना भाई कि प्लस माइनस की गड़बड़ी। ये माइनस होगा, अरे नाव इधर चल रही है ना, तो माइनस x लोगे ना, और ये दोनों गड़बड़ हो गया है। अरे बंदा इधर चल रहा है और नाव भी इधर, तो क्या दोनों माइनस होगा? -300 -60। हाँ तो पहला वाला प्लस ही है ना, 5 प्लस है और x माइनस है। अरे 5 प्लस है और x माइनस, सही तो है। समझ गए हो ना भाई? देख लेना प्लस माइनस। 200 300 500 हो गया, और 40 60 100 और 100 200। क्या 200 x हो जाएगा? देन x इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो 200x इज इक्वल टू क्या? -500, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, देन x इज इक्वल टू 2.5 मीटर। क्या आंसर प्लस में आ रहा है? मतलब जो मैंने माना सही है क्या? 2.5 मीटर, ठीक है। चलिए, प्लस माइनस समझना भाई, प्लस माइनस में ही मेन मुद्दा है। आइए अब सुनिए, इधर सुनिए। हम आपसे बात कर रहे थे कि हमें रोटेशनल मोशन में इक्वेशंस पे बात करनी है, ठीक है। जब रिजिड बॉडी कोई रोटेट करती है तो रोटेट करते समय उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है, ओमेगा होती है। आपने पढ़ा होगा, मुझे पता है थोड़ा बहुत, अभी आपको याद आएगा। आपने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी है, ओमेगा। आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, थीटा, पढ़ा है ना। अब इसी से मोशन की इक्वेशन जो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को क्या इंटरचेंज किया होगा आपने? s किस में गया होगा? थीटा में। ओमेगा यू गया होगा ओमेगा नॉट में। ये पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो याद आ गया होगा। चलो ठीक है, आपने नहीं, अब बहुत आप, हाँ अच्छा, अभी को देखियो। 200 में से 300 घटेगा ना भाई, 500 कैसे जोड़ दिया गया? मतलब माइनस में आंसर आएगा। सही कर लेना भाई, देख लेना। 200 300 -100 होगा, और 40 और 60 माइनस और माइनस, मतलब -200 इज इक्वल टू 0। 100 को उधर भेज दीजिए, -200 x इज इक्वल टू क्या 100 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 100/200, माइनस में 0 से 0 कट गया, 1/2, मतलब माइनस का 0.5 मीटर। मतलब नाव इधर चलेगी, इधर चलेगी, इधर चलेगी, कितना? -0 पॉइंट है तो 0.5 मीटर इधर चलेगी, जबकि हमने माना किधर है? इधर, ठीक है। ध्यान दे लेना एक बार। चलिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये मान लो हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, जैसे रोटेशनल मोशन मैंने आपसे बोला, क्योंकि आप सर्कुलर मोशन जब स्टार्ट किए होगे तो सर्कुलर मोशन में बात पड़ा होगा, पार्टिकल था। बस यहाँ पे पार्टिकल की जगह पे सपोज करिए कि एक पूरी रिजिड बॉडी के लिए कहानी चल रही है।
जैसे मान लो, बस समझा रहे हैं, इसी से मैं रिलेट कर रहा हूँ, को रिलेट कर रहा हूँ बातों को। मान लो एक पार्टिकल है यहाँ पे है और ये इसका सेंटर है, इस सेंटर के टूवर्ड से पार्टिकल मूव कर रहा है, कुछ समय में यहाँ पहुँच जा रहा है। तो सर यहाँ पे था P1 पॉइंट पे और P1 से पार्टिकल किस पॉइंट पे पहुँच जा रहा है, P2। तो इसने यहाँ से यहाँ जाने में एक एंगल स्वेप्ट कर दिया जिसको मैं क्या थीटा बोल सकता हूँ। ठीक है, ये कितना आर्क चला है, तो ये आर्क सर कितना चला है, मान लेते हैं आर्क है इसका S, और ये आर्क मतलब डिस्टेंस हो गया, और ये क्या हो गया इसका रेडियस। तो क्या थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन क्या हो जाएगा, रेडियस। क्या इसी को तुम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यही कहलाता है, थीटा। थीटा को क्या कहते हैं हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ जब ये गया होगा तो इसकी वेलोसिटी रही होगी, वेलोसिटी यहाँ पे कुछ अलग चेंज है, बट एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में आया होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपने जो किया है टाइम के हिसाब से कितना चेंज हुआ है, तो मान लो पहले यहाँ था तो θ1 था, अब कुछ समय बाद यहाँ से यहाँ पहुँचा और फिर कुछ समय बाद यहाँ पहुँचा, तो मैं बोलूँ यहाँ से अब फाइनली यहाँ कितना पहुँचा, तो क्या θ2 चेंज किया है। अरे यहाँ से यहाँ जाने में θ1 और यहाँ से यहाँ जाने में, फिर यहीं से यहाँ जाने में कितना एंगल चेंज कर लिया है, थीटा। तो कितना समय लिया है उसमें, P1 से P3 जाने में, तो T टाइम लिया है। तो सर हम बोले कि इसका वेलोसिटी कितना रहा होगा, तो वेलोसिटी उसकी कौन सी वेलोसिटी कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन अ पोजीशन। तो पोजीशन में चेंज मतलब क्या, डी थीटा अपॉन टाइम में कितना चेंज हुआ, डी टी। क्या डी थीटा बाई डी टी इसका एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, यही तो पढ़ा था आपने। अब एंगुलर वेलोसिटी मिल गई तो इसी को हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम में, तो क्या मिल जाएगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा मिल जाएगा। यही तीन चीज़ आपने पढ़ा है, थीटा, ओमेगा एंड अल्फा। ठीक है, ये रोटेशनल मोशन में भी यही कहानी चल देगी। रोटेशनल मोशन में देखो क्या, ये सर्कुलर मोशन था, और रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी होती है। सपोज दैट ऐसे मैंने एक रिजिड बॉडी मान लिया, ये कोई रिजिड बॉडी है और इस बॉडी का ये पिवटेड पॉइंट है जहाँ पे इसको फिक्स कर दिया गया है, और ये ऐसे हमने एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस। अब पिवटेड पॉइंट का मतलब समझना है ऐसे, जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी को मैंने ऐसे यहाँ से पकड़ के ऐसे पिवटेड कर दिया, फिक्स कर दिया। अब इसको क्या मैं ऐसे पूरा रोटेट कराऊंगा तो एक पार्टिकल को रोटेट नहीं करा पाऊंगा मैं। यहाँ पे क्या पूरी बॉडी है, क्योंकि ये रिजिड है, तो इस पर जब कोई फोर्स लगेगा तो इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। रिजिड बॉडी मतलब एक ऐसी बॉडी जिस पे तुम फोर्स अप्लाइड करोगे तो उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, कोई चेंज ना हो। तो मैंने जब इस पर फोर्स लगाया तो क्या इस बॉडी में दब जाएगा, नहीं सर, उस फोर्स से बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो रोटेट करेगी तो क्या वही कहानी होगा जो यहाँ से यहाँ वाली होगा, मतलब ये पार्टिकल, इसका एक पार्टिकल यहाँ से उठ के क्या यहाँ चला जाएगा, थोड़ा सा घूमेगा, रोटेट करेगा, और जब रोटेट करेगा तो सेम कहानी यहाँ पे भी रिपीट होगी। मतलब उसके पास क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम पार्टिकल देखो क्या है, कोई बंदा इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा है, इसको घुमा रहा है, तो ये घूमते हुए यही फिगर क्या घूमते हुए इस पिवटेड पॉइंट, सेम पॉइंट तो वही रहेगा जहाँ पे फिक्स था, उसी पॉइंट के अलोंग क्या ये कहीं कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा। तो ये पार्टिकल जो इसका एक P1 यहाँ था, यहाँ से उठ के क्या P2 यहाँ नहीं चला आया। तो अगर ध्यान से देखें तो P1 यहाँ से उठ के यहाँ आया है, क्या एंगल नहीं शिफ्ट किया है, θ1, और यहाँ पे एंगल क्या शिफ्ट कर लिया है, θ2। तो वही बात तो इसमें भी हो रहा है, मगर इसमें हम सारे सिस्टम के लिए लेंगे क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ रहे हैं। इसमें केवल एक पार्टिकल था, मूव कर रहा था, तो सेम वही चीज़ होगा, पूरा सिस्टम भी वही कहानी करेगा जो पार्टिकल कर रहा था। ठीक है, तो अब इसमें हम देखो क्या करते हैं, हमने बोला कि हमारे पास इसमें हम ट्रांसलेटरी से डायरेक्ट रोटेशनल में चेंज कर लेते हैं, मतलब कंपेयर कर लेते हैं। तो जो भी चीज़ ट्रांसलेशनल मोशन में होगी, ट्रांसलेशनल मोशन में होगी, वो चीज़ चेंज होके किस में चली आएगी, रोटेशनल मोशन में। तो सर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी, तो सबसे पहली चीज़ देखिए डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट को तुम एस से लिखते थे, यहाँ पे वो किससे लिखा जाएगा, थीटा से लिख दिया जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एस से, इसमें किससे लिख दिया, थीटा। अरे यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट होता था, मगर इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट ये हो गया जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाने लगा, थीटा हो गया। ठीक है,
वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u होती है और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है, तो इसको u, तो इसको क्या लिखेंगे ओमेगा नॉट, या मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी को तुम v नॉट भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या ओमेगा नॉट हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी v है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो, फाइनल कितनी हो जाएगी ओमेगा। टाइम तो वही रहेगा बट एक्सीलरेशन में आएंगे, एक्सीलरेशन लीनियर में a होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। और भी कुछ चीज़ें हैं, चलो हम कंबाइन कर रहे हैं तो बहुत सब पढ़ लेते हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे होंगी बाद में, अब इसको रिपीट नहीं करेंगे। और देखो थोड़ा ध्यान से, टाइम सर टाइम जो था वही यहाँ भी रहेगा, टाइम में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, और सर फोर्स, इसमें फोर्स F होता है, इसमें फोर्स टाउ बन जाता है, इसमें फोर्स होता है, इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाने लगता है, या इसी को टॉर्क कहते हैं। क्लियर है, अभी इसको पढ़ना है। इसमें सर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, P से डिनोट करते हैं। इसमें सर एंगुलर मोमेंटम होता है, कितना होता है L, ठीक है, जिसको एंगुलर मोमेंटम बोला जाता है। सर इसमें मास होता है m, और इसमें मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है I, ठीक है। सेम वही चीज़ है, देखो चल तो वही रहा है, जो हम यहाँ पे पढ़े हैं वही यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बस इसका नोटेशन बदल रहा है, फॉर्मूला चेंज होता जाएगा। इसमें कहानी लीनियर के हिसाब से थी, इसमें कहानी रोटेशनल के हिसाब से होगी, ठीक है। रोटेशन मतलब सर्कल के टर्म में आएगा तो कहीं ना कहीं रेडियस आएगा, जैसे इसका फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, तो m इंटू क्या है r स्क्वायर, तो r इज द रेडियस जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इसमें पढ़ा तो r इंटू क्या होता है p, ये पढ़ा r इंटू क्या होता है f, तो सब में r इंट्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि वो रोटेशनल के केस में है। बाकी इसमें केवल f है, इसमें p है, तो देखो f है, p इसमें भी है, बस क्या आ गया r। सर ये मास है तो मास इसमें भी आ रहा है, बट इनटू में क्या आ गया r स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। तो ये चीज़ हम आगे बात करेंगे, अभी बस फिलहाल में समझो ये बन गया हमारे पास इनका कंपैरिजन। तो अब बताओ क्या इक्वेशन जो मोशन के होंगे वो भी तो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे इसी से। मोशन की इक्वेशन में अगर हम आए तो मोशन की इक्वेशन भी सर चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो मोशन की इक्वेशन अब तुम चेंज करके बना लो। चेंज करने के लिए देखो पहले तो एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि बेसिक मोशन के इक्वेशन का डेरिवेशन आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, कम से कम 3 इक्वेशन का, वही 3 मेन इक्वेशन है। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि तुम्हें पहला इक्वेशन डिराइव करना है, तो पहला इक्वेशन डिराइव किससे करते थे, क्या एक्सीलरेशन से करते थे? अरे एनालिटिकल मेथड, इक्वेशन डिराइव करने के कितने मेथड हैं सर? बहुत सारे हैं। ग्राफिकल मेथड है, एनालिटिकल मेथड है और डिफरेंशिएशन मेथड है। 3 मेथड होते हैं। तो ग्राफिकल छोड़ दो, डिफरेंशिएशन छोड़ दो, चलो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से ही हम कर लें, या हम मान लेते हैं एनालिटिकल मेथड से। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, ए सर एक्सीलरेशन होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी, क्या यही होता है? और एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या ये इधर चला जाएगा सर at, तो v माइनस क्या हो जाएगा u इधर आ जाएगा, इसको इधर भेज देंगे। या सर v की वैल्यू निकालना है तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या मोशन का पहला इक्वेशन मिल गया। किसके किसके बीच का रिलेशन कहलाता है ये? दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। एक्सीलरेशन इज द यूनिफॉर्म, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। पोजीशन आप याद रखिएगा, जैसे इसको मोशन का फर्स्ट इक्वेशन की जगह पे कहीं कहीं पे लिख द, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन है तो समझना पड़ेगा आपको कि कौन सा रिलेशन है। मोशन का कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उससे, तो बताओ v किससे आ जाएगा, ओमेगा से, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट से, अल्फा से, और ये t से। अब सर ये आया कैसे होगा, तो सर a की जगह पे आपने क्या रखा होगा, तो सर a की जगह पे अल्फा रखा होगा। अल्फा सर कितना होता है d ओमेगा, चेंज इन ओमेगा, तो ओमेगा का चेंज मतलब, अरे सर v की जगह पे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन में t, क्या ये इधर चला गया होगा अल्फा t, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, देन ओमेगा इज इक्वल टू कितना आया, सेम यही आया होगा, क्या समझ रहे हो? तो इसी से तो बन रहा है डायरेक्ट। बस आपको समझना ये है कि हमारे पास मोशन के इक्वेशन ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। अच्छा दूसरे इक्वेशन में आते हैं। दूसरा इक्वेशन सर क्या होता है मोशन का, सेकेंड इक्वेशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहा जाता है भाई, याद रखिएगा इसको। दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर इस इक्वेशन को हम कैसे डिराइव करते हैं, याद होगा, याद होगा सर, इसमें वेलोसिटी लिया जाता है। पहले में एक्सीलरेशन लिया तो दूसरे में वेलोसिटी लिया जाएगा। सर वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सर ds अपॉन
डी टी होता है। सर ये कैसे हो सकता है डी एस, क्योंकि इसमें एस आ रहा है, एस आ रहा है तभी मैंने लिया है, ठीक है। अच्छा सर थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको मैं इधर भेज दूँ तो क्या ये भी डी टी हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। अच्छा सर भी की जगह पे क्या रख दूँ मैं, u प्लस, तो u प्लस ए टी और इंटू में डी टी इज इक्वल टू, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, ds का इंटीग्रेशन, बस ध्यान से समझना, जब टाइम जीरो रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा, जब टाइम जीरो रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा, जब टाइम t हुआ होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ होगा, s हुआ होगा। तो अब बताओ ds की वैल्यू इंटीग्रेट होके क्या आएगी, s, अरे s, और लिमिट में तो जीरो से लेके s, तो बस s ही आएगा, ये तो जीरो, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, क्या s आएगा, इधर s हो गया सर, इज इक्वल टू, सर इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एक बार तो u इंटीग्रेट होगा और एक बार कौन इंटीग्रेट होगा, ए टी होगा। तो u के साथ t नहीं लगा है तो इंटीग्रेशन क्या ut केवल आएगा, अरे ऐसे लिखोगे सर u डी टी प्लस ए टी डी टी, क्या ये डी टी दोनों के साथ आ जाएगा और इंटीग्रेशन भी दोनों के साथ आ जाएगा, जीरो से लेके कहाँ तक, t तक, देन s इज इक्वल टू u का इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, t, तो सर t की लिमिट कितनी है, जीरो से लेके t, तो ओनली क्या ut आएगा, ut लिख दिया, प्लस सर a तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म था, बाहर आ जाएगा, ओनली क्या बचेगा t, तो t का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी स्क्वायर बाई टू, तो क्या a बाहर चल रहा है और इसको टी स्क्वायर बाई टू लिख सकते हैं, तो क्या ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यही होता है क्या। अब इसी इंटीग्रेशन से हम क्या इसको रोटेशनल में चेंज कर सकते हैं, s की जगह कौन ले लेगा, थीटा, u की जगह पे कौन ले लेगा, ओमेगा नॉट t प्लस हाफ, a की जगह अल्फा टी स्क्वायर, क्या ये मोशन का सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा, बस ये रोटेशनल मोशन का सेकेंड इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। अगर हम थर्ड इक्वेशन में अब डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, बट थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन याद होना जरूरी है, मैं बता दे रहा हूँ, आपको याद ही नहीं है कि कैसे। अच्छा इसको किस किस चीज़ का रिलेशन कहते हैं, पोजीशन टाइम, देखो s और t के बीच का रिलेशन है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे पोजीशन चेंज होगा, इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, क्योंकि देखो u कांस्टेंट है, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, a कांस्टेंट है, तो चेंज क्या होगा, टाइम, और टाइम के साथ कौन चेंज होगा, s, तो इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। और थर्ड वाले में, थर्ड किससे स्टार्ट करें, हाँ, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी मतलब एक्सलेशन से, ठीक है। चलिए सर एक्सलेशन डी वी बाई डी टी कर देते हैं, और ऊपर नीचे सर हम ऐसा करते हैं, डी एस से मल्टीप्लाई और डी एस से डिवाइड, याद हो गया होगा सर, इसको क्या लिखा होगा आपने, डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई, और डी एस बाई डी टी सर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या वेलोसिटी हो जाएगा, देन सर ए, देखिए ध्यान से, ए डी एस को इधर भेज दीजिए, क्या डी एस हो गया, इज इक्वल टू इधर क्या बचा है, डी वी, और डी एस बाई डी टी की जगह पे क्या आया, भी, तो क्या मैं इसको भी डी वी लिख सकता हूँ, बस इंटीग्रेट कर दूंगा, ये इनिशियल वेलोसिटी u रही होगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी v हुई होगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, s, क्या आप इंटीग्रेट कर लोगे, a बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन कितना हुआ होगा, ds का इंटीग्रेशन s, तो क्या s इंटू में a आया, v का इंटीग्रेशन क्या v स्क्वायर बाई टू होगा, और अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या v स्क्वायर बाई टू माइनस u स्क्वायर बाई टू, दोनों से टू नीचे से कॉमन होके क्या इधर आ जाएगा, तो 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो क्या मिल गया यहाँ से फॉर्मूला, डायरेक्ट लिख देता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्या मिल गया इक्वेशन। इसका रिलेशन देखो, क्या पोजीशन और वेलोसिटी है, क्या टाइम आता ही नहीं है इसमें, ये तो कांस्टेंट ही है, u कांस्टेंट ही है, तो v और s के बीच का रिलेशन है, तो पोजीशन और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन कहलाता है पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। अब इसको इंटरचेंज कर लेते हैं अपने रोटेशनल में, सर रोटेशनल में आएंगे तो v की जगह पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, s की जगह कौन ले लेगा, थीटा,
ठीक है। देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये 3 इक्वेशन है, इन्हीं 3 इक्वेशन पे हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टर्म थोड़ा समझना, बस आपको ये सब डेरिवेशन से नहीं मतलब है। आप मेन 3 इक्वेशन लिखिए फटाक से, एक इक्वेशन ए, एक इक्वेशन ए, एक इक्वेशन ए, बस। डेरिवेशन तो आप ये 9 से पढ़ते आ रहे हो। बाकी ये इंटरचेंजिंग जो है इनके कंपैरिजन है, याद रखिएगा, ये कंपेयर करते हैं। थोड़ा सा इसमें बस फ्रीक्वेंसी का नॉलेज होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी पे बात कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। कर लो जल्दी, जो भी इसमें नोट करना है फटाक से करो, मैं हटा रहा हूँ। हो गया भाई, नोट कर लिया। हटाएं। अच्छा, ठीक है, ये तो पढ़े हो। हम बात करने वाले हैं ना फ्रीक्वेंसी पे, थोड़ा ध्यान से देखो। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट किया जाता है? न्यू से, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी की यूनिट सर हर्ट्ज होती है, बट गिवन होता है अगर इवोल्यूशन के टर्म में दिया होगा तो आरपीएस में दिया होगा। किस में दिया होगा? आरपीएस। बट वो आरपीएस की जगह पे बार बार पता है क्या यूज करेगा? आरपीएम। जैसे मान लो मैंने तुमसे दे दिया कि 1200 आरपीएम, तो तुम्हें ये समझना है कि ये सर फ्रीक्वेंसी है, मगर क्या ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट सही है? नहीं। उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एस में। तो एस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 60 से। मतलब कितना आंसर आएगा? 6 से 12 कट गया, 6 से 12 कट गया, कितना आएगा? 20 ना। देन 20 आरपीएस। बस ध्यान से समझना, डिवाइड करना है, मिनट से सेकंड में जाना है तो डिवाइड ही तो करोगे। अब यही गड़बड़ है। हाँ, यही समझ रहे थे हम, तुम यही बोलोगे, बट ध्यान से सुनो भाई। आरपीएम है, पी का मतलब होता है पर, और पर का मतलब होता है नीचे। तो मिनट नीचे है ना, तो मिनट नीचे है, तो इसका मतलब 1200 में ये मिनट से सेकंड में जब आएगा तो क्या नीचे ही तो 60 आएगा। तो अब डिवाइड ही ना हुआ। समझे बात मेरी? फिर से समझो जिन्होंने नहीं समझा। 1200 आरपीएम दिया हूँ, तो आरपीएम में पी का मतलब होता है पर, तो पर में क्या ये नीचे आ गया? और जब ये नीचे आया तो इसका मतलब मिनट से सेकंड में जाना है। तो ठीक है, आपकी बात सही है, मल्टीप्लाई करते हैं सर। 1 मिनट में 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे, तो यहाँ सर 60 सेकंड लिखिए, तो लिख दिया। तो क्या ये इससे डिवाइड ही तो अब होगा? तो डिवाइड होगा तो 6 से काट देंगे, 0 0 कट गया, 60 से क्या 20 और आरपीएस। समझ गए हो इतनी बात? 20 आरपी। बस यही कन्फ्यूज़न होता है और इसमें बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं मल्टीप्लाई डिवीजन में। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। आरपीएम से आरपीएस में जाएंगे, क्या मैंने बोला? आरपीएम से किस में जाएंगे? आरपीएस में जाएंगे, तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, किससे? 60 से, ठीक है।
चलिए आइए क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन नोट करिए, लिखिएगा पहले। लिखिए पहला क्वेश्चन है, द एंगुलर स्पीड ऑफ द मोटर व्हील, द एंगुलर स्पीड ऑफ द मोटर व्हील increase from 1200 rpm motor will, फिर से सुन लो, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर विल increase from 1200 rpm to 3120 rpm in a 16 सेकेंड, लिखा है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पहला, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा। दूसरा, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज द व्हील, हाउ मेनी revolution does the wheel will है भाई, WHEEL will making in this time, जो टाइम दिया है उसमें कितना रिवॉल्यूशन होगा। ठीक है, एंगुलर स्पीड है ये, एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर व्हील। जल्दी बताइए। बोला एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड, देन फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज द व्हील मेकिंग इन दिस टाइम। जल्दी से आंसर बताइए फटाक से, समय नहीं है। पढ़े हो ना, कह रहे हो पढ़े हैं, जल्दी होता है आंसर, सब बता लेंगे। बहुत आसान भी है पहले ये क्वेश्चन। एंगुलर एक्सेलरेशन 2 आ रहा है, कंफर्म हो, चेक कर लो एक बार। समझे हो भाई? इतना आसान नहीं है जैसे समझ लिए हो। ठीक है, नहीं समझे हो तो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एक रिलेशन पढ़े होगे ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के बीच में, पढ़ा है क्या? याद है? नहीं याद होगा, मुझे पता है। एक चक्कर कंप्लीट करने में लगा समय क्या टाइम पीरियड कहलाता है? कहलाता है। ठीक है, पहले बताओ, एक चक्कर मान लो तुम यहाँ हो और यहाँ से एक चक्कर कंप्लीट कर रहे हो तो कितना समय लगा है? t लगा। और कितना डिस्टेंस चले हो? अरे एक चक्कर में डिस्टेंस 2πr चला है। ठीक, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो केवल 2π होगा, 360 हुआ। अपॉन कितना टाइम लगाया आपने? t। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या ओमेगा होगा? अरे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अभी यहाँ साफ लिखा है, इसके ऊपर लिखा था क्या? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है क्या? तो डी थीटा 2π और टोटल टाइम कितना हो गया? t। थोड़ा बताओ 1/t। अरे 1/t क्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है? तो क्या ओमेगा इज इक्वल टू 2π और 1/t को क्या न्यू लिख सकता हूँ?
यही रिलेशन मैं पूछ रहा था। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है, नहीं बोल नहीं सकते हो। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf या 2π न्यू। अब ये सर फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा? सर मैं बता रहा हूँ, मुझे अल्फ़ा चाहिए और अल्फ़ा के फॉर्मूले में ओमेगा आता है, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 तो करेंगे। तो सर ओमेगा पहले पता तो करें कितना है, तो ओमेगा निकालने के लिए क्या फ्रीक्वेंसी उसने दे रखी है क्या, तो रख देंगे यहाँ पे। तो पहले सर ओमेगा 1 निकालेंगे, मतलब पहले उसकी फ्रीक्वेंसी 1200 थी और 1200 से बढ़ के कितनी हो गई 3120, तो इनिशियल ओमेगा 1 है, तो क्या इसको हम ओमेगा नॉट लिख सकते हैं? लिखते हैं। ओमेगा नॉट मतलब 1200, तो सर 1200 ऐसे नहीं लिखेंगे, 2π और न्यू की जगह पे कितना 1200। ध्यान से देखो, अभी मैंने बोला इसको आरपीएस में करना है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा 60, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20, तो क्या 20 होगा, मतलब 22 ज़ा 40π, क्या मिल जाएगी ओमेगा नॉट की वैल्यू, पाई में ही छोड़ दो। दूसरी वैल्यू कितनी है मेरे पास, ओमेगा फाइनल हो गई ना, तो फाइनल कितनी 2π, फिर और न्यू की वैल्यू अब कितनी है सर 3120 डिवाइडेड बाई 60, काट देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, कटेगा ना ये, 6 से सर 5 बार में और 6 से 2 बार में 52 बार में कट जाएगा ना। अरे 6 5 ज़ा 30, एक बचेगा 6 2 ज़ा 12, सर 52 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 104π। क्लियर है इतनी बात? अब सर इससे क्या फ़ायदा हुआ भाई, मेरे एक्सीलेशन निकालना है अल्फ़ा, अल्फ़ा होता है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। क्या ओमेगा और ओमेगा नॉट की वैल्यू मिल गई है, और टी क्या दिया है कितने सेकंड में 16, रख देंगे यहाँ पे। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 104π, ओमेगा नॉट कितना है 40π, अपॉन टाइम कितना है 16 सेकेंड, घटा दो भाई 4 और 10 से 4 गया, अरे 4 से 0 गया 4 और 10 से 4 गया 6, यही ना होगा, और अपॉन 16π, 16 से कितनी बार में 4π आया है, ये है किसकी वैल्यू अल्फ़ा। यूनिट बताओ, यूनिट तो बताया नहीं था कहीं पे सर। सर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, याद कर लो यूनिट। थीटा की यूनिट क्या होती है रेडियन, सर ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड, अल्फा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अरे भाई सेम कहानी है। थीटा की यूनिट सर एस में आई है, एस की यूनिट मीटर होती है, मगर एंगल है तो एंगल का रेडियन। सर ओमेगा मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ रेडियन पर सेकेंड, अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो सर यहाँ भी वही कहानी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अल्फा मिल गया। अब ये कहानी थोड़ी सी अलग है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, बस समझना इसी को था, मेन मुद्दा मुझे यही समझाना था, बट आप तो यहीं पे अटक गए हो अभी। ठीक है, आओ कितना रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करेगा व्हील इतने टाइम में, बस एक बार सोच के देखो। कैसे सर निकालेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना लेते हैं, पता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, सर एक रिवॉल्यूशन करने में ना, जैसे मान लीजिए वो एक चक्कर ले रहा है, अब जैसे क्वेश्चन में उसने कोई टाइम एक्स्ट्रा नहीं दिया है, उसी टाइम में बोला है जिस टाइम में तुमने क्या निकाल के रखा है उसका अल्फ़ा की वैल्यू निकाला है। अच्छा, और जिस टाइम में तुमने ये सब निकाली है ये बात वो भी सही है, मगर हमसे उसने पूछा कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज द व्हील मेकिंग इन दिस टाइम, तो जो टाइम तुमने लिया है उसी टाइम के हिसाब से तुम्हें सॉल्व करना है। सर हम कैसे इसमें सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम ओमेगा निकाल रहे हैं तो 2πt आ रहा है और टी में फ्रीक्वेंसी यूज हुई है जो कि फ्रीक्वेंसी यहाँ से चल रही थी। तो तुम खुद सोच के देखो, बस एक बार देखो, मान लो फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रही है, होती है ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में आपने कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, फ्रीक्वेंसी का मतलब द रिवॉल्यूशन कंप्लीट इन अ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में आपने 100 किया तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 100। मैंने 1 सेकेंड में 200 कर दिया तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 200। जैसे मान लो ये 1 सेकेंड में 20 रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो पहले उसकी फ्रीक्वेंसी 20 थी, 20 से उसकी फ्रीक्वेंसी 52 हो गई,
समझ गए इतनी बात? 20 से उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 52 हो गई। तो 52 ये फ्रीक्वेंसी जो है ना, मतलब 1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ, 1 सेकेंड में चेंज कितना हुआ? तो 52 में से 20 को घटा देंगे, घटा देंगे। अब हमसे तो 16 सेकेंड में पूछा है ना, क्योंकि टाइम कितना लिया है? 16 सेकेंड। तो समझ रहे हो अब क्या यूनिटरी मेथड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि भाई 1 सेकेंड में इतना, तो 16 सेकेंड में कितना, बता नहीं दोगे तुम? समझे हो इतनी बार? तो क्या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बना लोगे? अब इस क्वेश्चन में देखो, अभी मैं क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा चेंज किया हूँ। क्वेश्चन में यहाँ पे उसने टाइम कुछ अलग दे रखा था, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में अगर तुम आओगे तो उसने क्वेश्चन में टाइम चेंज करके दिया है। मैंने चेंज कर दिया क्योंकि अभी आपको बेसिक से पहले समझाना था, तो मैं ऐसे लूँगा। पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में उसने 2 पाई लगाया है, तो मैं 2 पाई नहीं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि पता ना कितना किया। मान लो कोई बंदा यहाँ से चल रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि वो चल रहा है 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, और सर छठे चक्कर करने से पहले यहीं रुक गया, तो भी तो उसकी कोई फ्रीक्वेंसी रही होगी। तो एंगल कितना डिस्प्लेस किए हो? 1 चक्कर किए तो 2 पाई, 2 किए तो 4, फिर ऐसे चल रहा है ना, तो पूरा एंगल कितना किया? थीटा। और 1 चक्कर कंप्लीट करने में लगा समय, या मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 2 पाई। बस यही कहलाता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन लेना है तो थीटा अपॉन 2 पाई कर देना है। थीटा मतलब आपने कितना चला, समझ गए? अब थीटा सर निकालें कहीं पे? सर थीटा तो कहीं निकाला ही नहीं गया है। क्या थीटा निकल जाएगा? सोच के देखो, थीटा निकल जाएगा? कैसे निकलेगा? थीटा किस फॉर्मूले से निकलेगा? हाँ, अरे मोशन का इक्वेशन लगाएंगे भाई। मोशन का इक्वेशन क्यों पढ़ाएं? मोशन का इक्वेशन लगाओ, थीटा निकालो। कौन सा लगाएं? पहला लगा दें, थर्ड लगाएं, सेकेंड लगाएं? अरे टाइम दिया है भाई मेरे, टाइम दिया है ओमेगा, और ओमेगा नॉट पता ही है तुमको, फर्स्ट ही लगा देते हैं। देन क्या? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यही होता है ना? तो क्या निकालना है हमें? थीटा, थीटा लगा दो। अच्छा सॉरी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ। अब सही है? ठीक है, थीटा निकालना है सर। ओमेगा नॉट की वैल्यू 40 पाई। टाइम कितना है? रखो भाई, थोड़ा बड़ी वैल्यू है। हाफ। अल्फा कितना निकाला है? 4 पाई ना, 4 पाई। और टी की वैल्यू 16 का स्क्वायर। ठीक है भाई, कर दिया स्क्वायर। बताओ, 640 पाई, 2 से उड़ा दो इसको, 2 पाई, और 16 का स्क्वायर याद है? 14 का 256, 15 का 225, 16 का 296 होता है क्या? अरे बोलो भाई, हमको भी एग्जैक्ट नहीं याद है। 296। अब गड़बड़ होगा तो यस सर फिर आप समझना। 296 इंटू 2 इंटू पाई, यही होगा ना? क्या कॉमन ले लें? पाई। अंदर 640 प्लस 296 में 2 का मल्टीप्लाई करो भाई, 12, 18 और 1, 256 होता है। यही पूछ रहे थे। 6 2 12, 5 2 10, 512 पाई। जोड़ो भाई, कितना आया? तो सर हो जाएगा 2 4 1 5, 6 5 11, 1152 पाई होगा सर। थीटा मिल गया। थीटा की वैल्यू उठा के रखिए। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन n इज इक्वल टू 1152 पाई अपॉन में 2 पाई। पाई से पाई कट गया, 2 से तो ये कटेगा। 2 से 5 बार में, 2 से 7 बार में, 6 बार में, 576 रिवोल्यूशन करेगा 16 सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो थीटा अपॉन 2 पाई नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो क्वेश्चन उस पर बनेगा, तो बनता है। टाइम हो गया है और आप परेशान भी हैं कि सर जल्दी छोड़ें। हाँ, लेट मेरा आप ही लोग की वजह से हुआ है। मैं आ रहा था तो सर रोक दिए हैं कि सर 2 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ क्लास से, तो आइएगा। जितेंद्र सर,
ठीक है, 576 आंसर अभी इसका आएगा। इसमें आंसर मैं नहीं मैच कर रहा हूँ क्योंकि उसने टाइम कुछ अलग दिया था। अब टाइम का मतलब समझ रहे हो ना, टाइम देखो क्या अभी ये 16 सेकेंड से लेना देना नहीं था, मैं चाहूँ यहाँ टाइम कुछ और दे दूँ तो क्या यहाँ टाइम ना चेंज करना है आपको, ये टाइम चेंज करोगे, ठीक है। बट ध्यान देना कि ये टाइम चेंज करोगे तो एक चीज़ और चेंज होगा, पता है क्या, अल्फ़ा, क्योंकि इस अल्फ़ा में भी वही टाइम लेना पड़ेगा। क्लियर है, क्वेश्चन अलग बनेगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ये अल्फ़ा तो तुम निकाले हो इस 16 सेकेंड पे, मैं यहाँ पे टाइम अगर पूछ दूँ तो ये अल्फ़ा रखे हो ना यहाँ पे, तो इस अल्फ़ा को वही रखना पड़ेगा जो इस टाइम पे रहा होगा, तो उसी टाइम पे करना पड़ेगा। इस पे फिर अल्फ़ा तुम्हें एक अलग से निकालना पड़ेगा। वो अल्फ़ा किस पे आएगा, जिस टाइम की बात करेगा वो। मान लो मैंने टाइम दे दिया 20 सेकेंड, तो तुम्हें पहले फिर अल्फ़ा निकालना पड़ेगा कितने सेकेंड पे, 20 सेकेंड पे, ठीक है। ये तो 16 सेकेंड का अल्फ़ा आपने निकाल के क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बस सॉल्व किया है। सेकेंड पार्ट के लिए तुम्हें टाइम कितना कंसीडर करना पड़ेगा, 20, मतलब पहले तुम अल्फ़ा निकालोगे, ओमेगा निकालोगे, तो ओमेगा वही रहेगा, ओमेगा में कोई चीज़ चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसमें टी का लेना देना कुछ है नहीं। सीधे अल्फ़े पे आएंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेना, अल्फ़ा जब मिल जाएगा तो थीटा निकाल लेना, अल्फ़ा थीटा मिल गया तो थीटा मिल गया तो n = θ/2π कर देंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे कल इसी टॉपिक पे आगे।